तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेल्स बुक का। कैश बुक हमारा परचेज बुक कंप्लीट हो गया, अब सेल बुक की बात करते हैं। देखो सेल बुक क्या कहता है, द सेल डे बुक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर। कह रहा है कि सिर्फ किसका रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करना है। उसमें भी क्रेडिट सेल किसका, क्रेडिट सेल सर हमने मान लो कि मशीनरी क्रेडिट सेल्स कर दिया या गुड्स क्रेडिट सेल किया तो क्या दोनों रिकॉर्ड होगा, नहीं सिर्फ गुड्स का। अगर आपने स्टॉक क्रेडिट में सेल किया है, देखो क्या बोला है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी हम क्रेडिट सेल करते हैं गुड्स में तो सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग की जाएगी सेल्स बुक में। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन है अपना, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। देखो क्या कहता है, फर्स्ट है आपका सोल्ड टिप टॉप क्लोथिंग 50 सूट्स ऑफ 2200 ईच ऑन 2 months क्रेडिट इनवॉइस नंबर 2। हमने किसको सेल किया है, सोल्ड टिप टॉप क्लोथिंग को सोल्ड किया है। कितनी, 50 सूट्स सोल्ड किए, एक की प्राइस कितनी 2200 है, इनवॉइस नंबर कितनी मेरी 2 है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो सिंपल देखो हमारा जो फॉर्मेट है वो सेल बुक का और परचेज बुक का सेम है। मैंने यहाँ पे गलती से परचेज बुक लिख दिया है, जो मेरा फॉर्मेट है वो सेल बुक का और परचेज बुक का दोनों का सेम है। बस यहाँ पे आपको या तो सेल बुक लिख देना है या परचेज बुक लिख देना है, जिस जो भी होगा आपका उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स बुक। ठीक है, तो हमने किसको सेल किया था, टिप टॉप, आई थिंक यही नाम था, टिप टॉप क्लोथिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टिप टॉप क्लोथिंग। ठीक है, इनवॉइस नंबर 2 था, हमने सेल किए थे 20 सूट $2200 ईच। ठीक है सर, टोटल कितना आएगा, तो टोटल आएगा 44,000 का मेरा टोटल आ जाएगा। ठीक है, डेट क्या था हमारा, तो डेट एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारा सर डेट था सेकंड, कहाँ गया, डेट थी मेरी 1 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद डेट हम डाल देंगे बाद में। फिर लिखा सोल्ड टू न्यू दिल्ली उलन, न्यू दिल्ली उलन को हमने बेचा है, 100 स्वेटर बेचा है @250 ईच। इनवॉइस नंबर कितना है, तो सर इनवॉइस नंबर है मेरे पास 55। ठीक है जी, तो हम क्या एंट्री करेंगे, 11 जुलाई को करेंगे। नाम क्या है इसका, नाम है सर न्यू दिल्ली वुलन। अजीब अजीब से नाम दे रखे हैं यार इसके। तो ये आई थिंक 1 जुलाई को था, फिर हमारा 11 जुलाई को था। किसको सेंड किया था मैंने 11 जुलाई को, न्यू दिल्ली वुलन, न्यू दिल्ली वुलन। क्या बेचा था, तो हमने बेचा था उसको 100 स्वेटर्स ऑफ 100 स्वेटर बेचे थे हमने, 100 स्वेटर @250 ईच। बहुत ही इजी है, आप इजीली कर सकते हो। 55 इनवॉइस नंबर था, टोटल कितना आएगा 25,000। ठीक है, इंटू कर दो 2500, 100 इंटू 250। देन उसके बाद हमने किसको सेल किया था, तो उसके बाद हमने सेल किया था 11 जुलाई, 1 जुलाई, उसके बाद हमने सेल किया था 13 जुलाई। 13 रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम मॉडर्न क्लोथिंग ऑफ 100 ट्राउजर्स 500 ईच ट्रेड डिस्काउंट। क्या इसकी एंट्री होगी, हमने ऑर्डर रिसीव किया, ना तो सेल किया ना परचेज किया, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जब आपने ऑर्डर रिसीव किया है तो ऑर्डर कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है। मैंने बोला कि चलो 1 लाख का माल भिजवा दो, तो आपने अभी तक सेंड ही नहीं किया मेरे को, ये सिर्फ ऑर्डर गया है, तो इसकी कोई एंट्री हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस ऑर्डर के साथ कोई एडवांस होता तो उस एडवांस की एंट्री होती, लेकिन वो भी सिर्फ किस में होती, कैश बुक में, क्योंकि पैसा आया है तो कैश बुक में एंट्री करनी पड़ती। फिलहाल सेल बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्डर का कोई एंट्री नहीं होता। उसके बाद क्या है, 17 जुलाई सोल्ड 50 साड़ीज टू लुनकंड ब्रदर्स 750 ईच। लुनकंड ब्रदर्स को हमने 17 जुलाई को साड़ी बेची है, उसका हमारा इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ है, 50 साड़ी बेची है 750 ईच। ठीक है, तो हम सीधा 17 जुलाई को कर देते हैं एंट्री, लुनकंड ब्रदर्स। ठीक है, कितनी साड़ी बेची है, आई थिंक 50 साड़ी थी,
750 ईच, यही था ना, इनवाइस नंबर नहीं दिया हुआ, एक बार देख लेते हैं हम क्या था हमारे पास। 50 साड़ी थी, 750 ईच, ठीक है सर। तो कितना आएगा, इसको मैं इंटू कर लेता हूँ, 50 इंटू 750, 37,500। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है कह रहा है कि सोल्ड टी शर्ट एट एग्जीबिशन हॉल फॉर 7,500 इन कैश। देखो लास्ट वाली एंट्री क्या है, ये कैश में है, तो कैश में है तो कोई एंट्री इसकी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा हो गया कंप्लीट। टोटल क्रेडिट सेट हमारा आएगा 44,000 प्लस 25,000 प्लस 37,500, टोटल आ रहा मेरा 106,500, ठीक है। तो ये मेरा आ गया सेल्स बुक। अब इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो तो ये हमारा हो गया, परचेज बुक हमने कर लिया, परचेज बुक हमारा हो गया, सेल बुक हमारा हो गया, कैश बुक हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था। तो ये जो हमारे 3 मेन बुक्स थे, यानी जो सब्सिडरी बुक्स थे मेन ये हमने कवर कर लिया। अब आते हैं छोटे छोटे जो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो इसके आपके बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो क्या दिक्कत है, बस फॉर्मेट बनाओ और उसमें जो रिटर्न हुआ उससे लिख दो कितने का, बस देख लेना क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ ये देख लेना कि ये गुड्स की रिटर्न हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्या लिखा है, रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न बुक कर रहा है, सेल्स रिटर्न बुक। तो आपको क्या करना है, अगर सेल्स रिटर्न बुक बनाने के लिए बोलता है तो क्या दिक्कत है, इसमें बना नहीं सकते। ये रहा डेट, पर्टिकुलर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर दिया हुआ तो ठीक है, इन LF दिया हुआ तो ठीक है, वरना डिटेल लिखनी है, टोटल यहाँ लिखना है, रिमार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस डेट को रिटर्न आया डेट यहाँ डाल दो, रिटर्न जिससे आया है, मान लो कि MM अप्लायंस हमें रिटर्न कर देते हैं, MM अप्लायंस डाल दो, 100 फर्नीचर रिटर्न आया, एक फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज़, टोटल कितना हो गया, टोटल 1000 रुपीज़ हो गया। इसमें क्या दिक्कत है, कर सकते हो ना। बस ये देख लेना सेल्स रिटर्न बुक में किसकी एंट्री होगी, किसकी, ओनली क्रेडिट सेल जो हमने किया था ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ क्रेडिट, रिटर्न ऑफ ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जो हमने क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स किया था अगर उसका रिटर्न आएगा, गुड्स का मतलब क्या है, ये स्टॉक जो हमने सेल किया था, गुड्स या स्टॉक, वो जो रिटर्न आया है वो सिर्फ उसी की एंट्री होगी, वो भी क्रेडिट वाला, ठीक है ना। एंट्री करने में क्या परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं बता दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन होता भी आपके पास तो जिस डेट को आया डेट यहाँ डाल दो, जिससे रिटर्न आया है, जिस बंदे को मैंने सेल किया था उसका नाम, लेट सपोज ऊपर एक क्वेश्चन था MM अप्लायंस वाला, MM अप्लायंस से रिटर्न आ गया था, MM अप्लायंस यहाँ डाल दो पर्टिकुलर्स में। सर 10 फर्नीचर रिटर्न आया, एक की फर्नीचर कितनी 100 रुपये की, ये है टोटल, यहाँ आएगा टोटल में 1000 रुपीज़। बाकी इनवॉइस नंबर दिया है तो डाल देंगे, LF नंबर दिया तो यहाँ डाल देंगे, नहीं दिया तो नहीं डालेंगे। डिटेल में क्या कर सकते हो तुम, इसको ये जो मैंने लिखा यहाँ पे डिटेल में यहाँ डाल सकते हो कि सर हमने 100 फर्नीचर है, एक की प्राइस 10 रुपये है, टोटल हो गया 1000 रुपीज़। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है जी। और ऐसे हम क्या कर देंगे, ऐसे अगर मेरे पास क्या है, परचेज रिटर्न हुआ है, क्या हुआ है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, तो परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड अगर होगा तो क्या करोगे आप, सिंपली जिस डेट को यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे डेबिट नोट नंबर दिया हुआ तो लिख देंगे, नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लिखेंगे। LF यहाँ पे डिटेल कितना आइटम था, कि क्या उसका प्राइस था, और टोटल यहाँ पे लिख देंगे, और नॉर्मल रिमार्क्स में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा हो गया परचेज रिटर्न बुक और ये मेरा हो गया सेल रिटर्न बुक, ठीक है। सिंपली बस आप फॉर्मेट याद रखो, फॉर्मेट में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, फिर यहाँ पर्टिकुलर लिखना है, फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर या डेबिट नोट नंबर दिया हुआ था उसे लिखना है, डिटेल लिखना है और टोटल लिख देना, कहानी खत्म। और यहाँ पे अगर सेल रिटर्न बुक है तो सेल, परचेज रिटर्न बुक है तो परचेज रिटर्न बुक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद था बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है, BR, अगर किसी कस्टमर से आप BR इशू करते हो तो बिल्स रिसीवेबल में एंट्री होती है, और किसी कस्टमर को आप किसी सप्लायर को आप BP इशू करते हो तो बिल्स पेबल बुक में एंट्री होती है। इसका देखो फॉर्मेट थोड़ा अजीब सा है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आता, ये ना पूछता है ना आज तक कहीं पूछा है। क्यों, हाँ ये इसका थ्योरी पूछ सकता है कि बिल्स रिसीवेबल बुक या बिल्स पेबल बुक कब इशू कब एंट्री की जाती है बिल्स रिसीवेबल बुक में, और बिल्स पेबल बुक में कब एंट्री की जाती है, बस इतना पूछ सकता है, ठीक है ना। ये बनाने के लिए नहीं देगा कभी भी, ना आज तक दिया है। सर दे दिया तो थोड़ा सा इसको फॉर्मेट एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ बिल्स, कितने बिल्स हैं, डेट किस दिन आया है, किससे आया है, नेम ऑफ द रिसीवर,
नेम ऑफ द रिसीवर, नेम ऑफ द ड्रोवर जिसने बिल बनाया है, नेम ऑफ एक्सेप्टर जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, डेट ऑफ बिल किस डेट को बिल आया है, ड्यू डेट क्या है उसका, फिर यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे हाउस यू डिस्पोज, उसको कैसे, उसका मतलब उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। फिर सेम ऐसे बिल्स पेबल बुक में क्या लिखेगा, नंबर ऑफ बिल्स 1 2 3 4 5 जो भी है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस किस दिन एक्सेप्ट, किसके ऊपर बिल बनाया गया है, किसने बिल बनाया है, नेम ऑफ द पेई कौन पेमेंट करेगा बिल का, वेयर पेबल कहाँ पेबल की जाएगी, डेट ऑफ बिल किस दिन, टर्म कितने टाइम का, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, ड्यू डेट कब आएगी, अमाउंट कितना है और उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। सिंपल ये हमारा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, इसको ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परेशान ना हो इसको देख के। उसके बाद जनरल प्रॉपर, मैंने क्या कहा था, जनरल प्रॉपर को हम क्या बोलते हैं, इसको बहुत स्पीड से मैं लेके चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सारी सिंपल चीज़ें ज़्यादा एग्जाम में आपको परेशान नहीं करेंगी। अगर मैंने अब तक जो पढ़ाया है सब्सिडरी बुक्स में, अगर मैं सब्सिडरी बुक्स की बात करूँ, मैं इधर देख लो 2 मिनट सुन लो मेरी बात, अगर मैं बात करूँ आपकी सब्सिडरी बुक्स पर जो आपको ध्यान देने हैं, तो आप सब्सिडरी बुक्स में 3 चीज़ें आप कंफर्म करना है। सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कैश बुक है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है इस सब्सिडरी बुक्स के टॉपिक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश बुक, इससे क्वेश्चन पूछता है और पूछ सकता है हमेशा। तीनों टाइप, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, दोनों देख लेना। उसके बाद है मेरा सेल बुक और परचेज बुक, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही इस चैप्टर से ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका और कुछ ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर को मैं जनरल भी बोलते हैं, अभी मैंने बताया था जनरल प्रॉपर को हम क्या बोलते हैं, जनरल भी बोलते हैं। जनरल प्रॉपर इक्वल टू, ऊपर शायद मैंने लिखा था जनरल, ठीक है। अब ये सर क्या होता है, तो जनरल प्रॉपर हमारा, मैंने आपको बताया था कि देखो जब हम जनरल को हम क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं ना, सब डिवीजन करते हैं, तो एक सबसे पहले बनता है सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। अब सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, सबका कैश बुक अलग बन गया, परचेज बुक अलग बन गया, सेल बुक अलग बन गया, बिल्स रिसीवेबल बुक अलग बन गया, बिल्स पेबल बुक अलग बन गया। लेकिन अभी भी तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन रह रहे हैं सर, कोई कैश में ट्रांजेक्शन होगा कैश में चला जाएगा, क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट बुक में, परचेज बुक में चला जाएगा, सेल क्रेडिट सेल तो सेल बुक में, BR होगा तो बिल्स रिसीवेबल में, BP होगा तो बिल्स पेबल में। लेकिन अभी भी तो बहुत सारे बच रहे हैं सर, हमने मशीनरी खरीदी है, अभी किस में जाएगा बताओ ज़रा, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी बुक बनाओ, एक फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बुक बनाओ, सैलरी पेमेंट किया, वैसे सैलरी तो कैश में चला जाएगा। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें रह सकती है, तो हम क्या करेंगे, मान लो सर फर्नीचर हमने क्रेडिट में ख़रीदा तो, मशीनरी क्रेडिट में ख़रीदा तो वेजेस का पेमेंट नहीं किया, चलो और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, यानी बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी एक्सपेंसेस रह गए, यानी ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन अभी भी हैं जो इन सब में कवर नहीं होते। तो उन सब में जो इन सब बुक्स में कवर नहीं होते, इन सब को हमने क्या कर दिया, डाल दिया जनरल प्रॉपर में डाल दिया, ठीक है। तो सर हमने इन सब का बुक्स क्यों नहीं बनाया, जनरल प्रॉपर में क्यों डाला है, इसलिए डाला जनरल प्रॉपर में क्योंकि हम ये सारे ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होते, आपको ये सारे ट्रांजेक्शन रोज़ नहीं करने होते, तो इनका हम अलग से बुक बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ना अपना उतना एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं। यार ऐसे तो बहुत सारे बुक है, टी बुक बन जाओ, फर्नीचर बुक, इलेक्ट्रिसिटी बुक, वेजेस बुक, सैलरी बुक बनाओ, दिन भर कुछ भी बनाओ, क्लीनिंग बुक, साफ़ सफाई करनी है, रिपेयर बुक, कितना बुक बनाओगे। जो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली होते हैं, कैश का ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली होता है, परचेज सेल फ्रीक्वेंटली होता है, बिल्स पेबल भी फ्रीक्वेंटली हमने मान लिया, हाँ इसका रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये भी फ्रीक्वेंटली होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं जो फ्रीक्वेंटली नहीं होते बट होते हैं, तो इसको क्या किया गया, तो इस सारे ट्रांजेक्शन को हमने किस में शो कर दिया, जनरल प्रॉपर में। किस में शो कर दिया, जनरल प्रॉपर में, यानी जो भी सब्सिडरी बुक्स में कवर नहीं हुए वो जनरल प्रॉपर में जाएंगे। जनरल प्रॉपर को हम क्या बोलते हैं, जनरल भी बोलते हैं। अब सर जनरल प्रॉपर बनता कैसे, नॉर्मल जो अब तक आप जनरल एंट्री करते हो वही हमारा जनरल प्रॉपर में वैसे ही बनेगा, मतलब जो एंट्री इधर कवर नहीं है उसकी हम जनरल एंट्री नॉर्मल पास कर देंगे। फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट वही जनरल एंट्री वाला ही रहेगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद हमारा ये सब्सिडरी बुक्स अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस बातों को ध्यान रखना, बाकी ज़्यादा कोई चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ थ्योरी में एक बार को पूछ सकता है कि जनरल प्रॉपर क्या होगा बता दो, क्या होता है बता दो, या कहाँ यूज किया जाता है ये पूछ सकता है, ठीक है। चलो जी, तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि द बुक विच कंटेंट अकाउंट इज नोन एज द
सॉरी 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 सॉरी, मैं जनरल प्रॉपर के लेजर पढ़ने लगा। हाँ देखो क्या लिखता है यहाँ पे, बोला है द क्रेडिट ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी एंटर इन एनी अदर सब्सिडरी बुक्स एंटर इन जनरल प्रॉपर। कह रहा है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो हमने किसी भी सब्सिडरी बुक्स में कवर नहीं हुआ वो कहाँ कवर हो जाएगा, तो सर ये कवर हो जाएगा हमारा जनरल प्रॉपर में। क्या दिक्कत है इसमें, इट विल कवर परचेज और सेल ऑफ एसेट्स, परचेज किया सेल किया, अब मान लो परचेज ऑफ मशीनरी सेल ऑफ मशीनरी इन क्रेडिट, इन कैश करोगे तो कैश बुक में चला जाएगा। देखो कैश बुक में कोई दिक्कत नहीं है, कैश बुक तो भाई कैश आना चाहिए जाना चाहिए रिकॉर्ड कर देगा, वो नहीं दिखेगा स्टॉक है फिक्स एसेट्स है सैलरी है एक्सपेंस है वेजेस है कुछ भी हो रिकॉर्ड तो कर देगा, कैश बुक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके अलावा और भी ट्रांजेक्शन है ना, अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया है तो क्रेडिट परचेज में सिर्फ स्टॉक का रिकॉर्ड होता है। अगर मैं क्रेडिट में फर्नीचर खरीद लिया तो कहाँ जाएगा, तब तो कहीं नहीं आने, तब तो जनरल प्रॉपर में डालना पड़ेगा ना। वही कह रहा है कि इट विल कवर परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सपेंस एक्रूअल रेक्टिफिकेशन एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। द फॉर्मेट ऑफ जनरल प्रॉपर इज एग्जैक्टली द सेम एज जनरल, कह रहा है कि फॉर्मेट वही रहेगा जो जनरल की होती है। तो ये हमने सब्सिडरी बुक्स 2 लेक्चर में कवर कर लिया, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, हमने 2 लेक्चर में अपना सब्सिडरी बुक्स पूरा कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको CMA फाउंडेशन का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। ठीक है ना। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लेज़र। देखो अब तक हम जो पढ़ रहे थे बहुत सारा बोर्डिंग टॉपिक्स था, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो स्टार्ट होंगे लेज़र के बाद आपका डेप्रीशन आएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे आपको ध्यान से सारी वीडियोज़ देखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट है कोई दिक्कत है, तो आप मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।